हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और अध्ययन अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। आज मंडे है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शेड्यूल लिखा हुआ। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हो चुका है। तो इसी क्वेश्चन आंसर के सेशन के सिलसिले में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पिछले जो सेशन की तरह आप लोग इस सेशन को भी बहुत प्यार से देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से। आप सभी को पता है बहुत सारे न्यू बच्चे हैं और एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था तो मुझे याद आ गया, अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एक बच्चे ने कहा था सर इसका प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो ट्वेल्थ, ठीक है, ट्वेल्थ पॉलिटी, ट्वेल्थ ज्योग्राफी, सिमिलरली ट्वेल्थ ज्योग्राफी और ट्वेल्थ हिस्ट्री, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके चेक कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट मैंने अलग कर दिया, चाहे वो पॉलिटी का जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ क्वेश्चन आंसर का मैंने अलग किया है, हिस्ट्री का जो मैंने पढ़ा है उसको अलग कर दिया और ज्योग्राफी का भी जो मैंने पढ़ाया है उसका क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट मैंने अलग कर दिया है। और वही 3 प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कीजिएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है अब देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और सभी समय जो है आप लोगों को पता ही है, हिस्ट्री की क्लास 7 बजे चलती है और वहीं पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास अल्टरनेट चलती है, यानी कि पॉलिटी और पॉलिटी और हिस्ट्री, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास जो अल्टरनेट चल रही है 8 बजे और हिस्ट्री की क्लास 7 बजे चल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे अभी आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला और शायद कुछ पॉइंट छूट रहा होगा, मैं खुद को हाइड कर लूंगा उस टाइम पे। क्वेश्चन है हमारा, परिवहन से आप क्या समझते हैं। जो परिवहन है, जिस चैप्टर का नाम ही है परिवहन एवं संचार, तो कहीं ना कहीं आपको बताना तो पड़ेगा ना कि परिवहन का क्या अर्थ होता है, संचार का क्या अर्थ होता है। 2 नंबर में पूछते हैं अक्सर अक्सर क्वेश्चन। तो परिवहन उस सेवा को या उस सुविधा को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया या ले जाता है, या यूं कहे ज्योग्राफी की भाषा में वहन किया जाता है। क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। तथा इसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? मनुष्यों का, पशुओं का और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। जो पार्ट हिडन है वह है पशुओं का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संचार से आप क्या समझते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? संचार से आप क्या समझते हैं। तो सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से, यानी कि जहां से सूचनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, उनको गंतव्य स्थल तक, जहां पे सूचनाओं को जाना है। रेलवे में भी क्या होता है? गंतव्य स्थल होता है, उद्गम स्थल होता है, यानी कि जहां से हम चलते हैं वो हमारा उद्गम स्थल हो गया और जहां पे हम जाते हैं वो हमारा गंतव्य स्थल हो गया। इसी प्रकार सूचना में भी हो जाता है, संचार में भी हो जाता है, यानी कि सूचनाओं को उनके उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल तक किसी चैनल के माध्यम से, किस चीज के माध्यम से? किसी न किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, इसी को संचार कहा जाता है। और मानव जो है संचार के लिए किन चीजों का उपयोग करता है? टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, ईमेल एक्सेट्रा इत्यादि का प्रयोग करता है और इंटरनेट का भी प्रयोग करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं और यह पूछा गया क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम में। कब पूछा गया है? 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल परिवहन के क्या लाभ है? 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये देखिए, आप डेट से अंदाजा लगाइए कि दोनों में कितना का डिफरेंस है। 8 वर्ष का डिफरेंस है, यानी कि 8 वर्ष बाद किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में वो पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एक ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये दोनों अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या एक ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोनों के बीच का ड्यूरेशन कितना है, अवधि कितनी है? 8 वर्ष की अवधि है। तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जाम वाले होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं, बस इधर से उधर, उस बोर्ड का क्वेश्चन इस बोर्ड में, इस बोर्ड का क्वेश्चन उस बोर्ड में। और मैं बार बार कहता हूं, जो 4 बोर्ड का क्वेश्चन आंसर मुझे मिला, राजस्थान का, उत्तराखंड का, यूके में लिख रहा हूं, बिहार का, ठीक है, बिहार का और झारखंड का, इन 4 बोर्ड का क्वेश्चन आंसर मुझे बेसिकली सेम ही मिला है।
कहीं ना कहीं कभी झारखंड बोर्ड में पूछा गया तो कहीं कभी उत्तराखंड बोर्ड में, कहीं बिहार बोर्ड में पूछा गया तो कभी राजस्थान बोर्ड में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि इन 4 बोर्ड का क्वेश्चन आंसर आपको डेफिनेटली हो जाएगा यहाँ से। और खासकर अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम पहले हो जाता है, फरवरी में ही हो जाता है, तो बिहार बोर्ड वाले तो बेसिकली जरूर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है जल परिवहन से क्या लाभ है, 2019 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल परिवहन के लाभ जो है यह निम्नलिखित हैं। 2 नंबर में है तो 2 से 3 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखा गया है। इसके लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। जल में हम कौन सा मार्ग बनाएंगे, नहीं ना, सड़क की भांति मार्ग नहीं बनाएंगे, रेलवे की तरह मार्ग नहीं बनाएंगे, इसलिए मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता, जिससे उसके निर्माण में और रख रखाव में किसी प्रकार का खर्च ही नहीं आता है। ठीक है, किसी प्रकार का व्यय नहीं होता। अन्य परिवहन की तुलना में यह सस्ता होता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा सामानों का परिवहन करना है तो हम जल परिवहन का उपयोग करते हैं, ना कि ट्रेन का, बसों का और किसी चीज़ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यानी कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन इत्यादि का यूज नहीं करते, क्योंकि जो जल परिवहन होता है ये भारी सामानों को लाने और ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है और अन्य परिवहन की अपेक्षा जो होता है बहुत सस्ता होता है। बहुत भारी सामानों का परिवहन भी अन्य की तुलना में आसानी से किया जा सकता है। और चौथा है, इसकी ऊर्जा की लागत जो है अन्य परिवहन की तुलना में यह काफी कम आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चारों क्वेश्चन, मतलब ये जो चारों पॉइंट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये अभी तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। और इसी में अन्य बोर्ड एग्जाम में, एक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा है और एक बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा है। तो आपको लिखना कैसे, कैसे आप लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं आप लिखेंगे कैसे। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट में आपको लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 5 से 6 पॉइंट में लिखना है। अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा, अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा तो 2 से 3 पॉइंट में आपको लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जैसे पूछा जाए उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा निम्न कारणों से माना जाता है। अगर हम तुलना कर रहे हैं और किसी को अच्छा बता रहे हैं तो उसके फेवर में, ठीक है, कहना पड़ेगा, उसके फेवर में बातें लिखनी पड़ेगी। यानी कि जो उस चीजों को सूट करती है, यहाँ पे सड़क परिवहन को जो भी बातें सूट करती है उसको लिखना पड़ेगा। पहला है, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। अगर हम सड़क बनाते हैं जितने किलोमीटर का, अगर हम उतने किलोमीटर का शायद अगर हम रेल की पटरियां बनवाए तो कहीं ना कहीं सड़क का जो लागत है बनाने में वह कम आएगा। दूसरा पॉइंट है, इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ऐसे स्थानों पर जहां पे रेलवे का ट्रैक जो है, रेलवे की पटरियां नहीं बिछाई जा सकती, वहां पे सड़क बनाए जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। खास करके पहाड़ी एरिया आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्यादि एरिया में, और यह किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है। वहीं सड़क परिवहन जो है यह सुविधाजनक तथा इसकी उपलब्धता हमेशा लगभग रहती है। अब रेलवे का टाइम होता है, किसी को जाना है मान लीजिए रात के 8 बजे, अब उस रूट में ट्रेन नहीं है, लेकिन इसकी पूरी संभावना हो सकती है कि सड़क परिवहन उपलब्ध है। अगर सरकारी गाड़ियां नहीं चलती है या शेयरिंग टैक्सी नहीं चलता, जो ऑटो रिक्शा होता है इसको हम लोग शेयरिंग टैक्सी बोलते हैं, शेयरिंग ऑटो बोलते हैं, अगर इस तरह का नहीं चलता तो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट गाड़ियों से भी, प्राइवेट कार से जा सकते हैं। इसलिए जो है इसकी उपलब्धता हमेशा रहती है, लेकिन रेलवे के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। वहीं इसकी देखभाल की लागत जो है रेलवे की तुलना में कम आती है। इसके माध्यम से ही कृषि का विकास होता है। कृषि गांव दराज के दूर दूर क्षेत्रों में होता है जहां पे रेलवे का नेटवर्क नहीं है, रेलवे की पटरियां नहीं है, रेलवे का संसाधन जो वहां तक नहीं पहुंचा है, या यूं कहे कि ट्रेन नहीं पहुंचा है, तो वहां से जो सामानों को लाया जाता है या वहां तक सामानों को ले जाया जाता है, यह कहीं ना कहीं सड़क परिवहन के ही वजह से पॉसिबल होता है। उसके बाद सड़क परिवहन में व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने का विशेष गुण होता है। कोई व्यक्ति ई रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति ऑटो चला रहा है, कोई व्यक्ति कार चला रहा है, कोई बस चला रहा है, यानी कि व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है। लेकिन रेल परिवहन में ऐसा नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कें जो है ये जो शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे फूल हो गया, ठीक है, 2-4 दिन का मेहमान है, मतलब 2-4 दिन की उसकी अवधि होती है, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं। फ्रूट हो गया, जो डेयरी प्रोडक्ट है, दही है, दूध है, पनीर है, लस्सी है, छाछ है, इस सब को विभिन्न क्षेत्रों में धोने की सुविधा प्रदान करती है। यह कैसे
कैसे पॉसिबल है? जो सड़क की कनेक्टिविटी है इसके द्वारा पॉसिबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया और मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर 2 नंबर में आएगा तो कितने पॉइंट में लिखना है और अगर 5 नंबर में आएगा तो कितने पॉइंट में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो भी नए और पुराने स्टूडेंट है शेयर सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, देखते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए और कमेंट तो मैं आपके लास्ट में लूंगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सेशन पे यानी कि अगले क्वेश्चन आंसर पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बंदरगाह और पोताश्रय जो होते हैं इसमें क्या अंतर है। बंदरगाह और पोताश्रय में क्या अंतर है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बच्चा का कमेंट मैं देख रहा था कि सर बोल रहा था सर प्रीवियस ईयर ही करवाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जितना क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रहा हूं, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, मैं इस बात की मैंने पहले भी गारंटी दी थी और मैं आज भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने ठीक से मेरा सेशन देखा, अगर ठीक से देखा, कभी आप इधर देख रहे हैं, कभी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, कभी आप किसी और चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है ज्योग्राफी में और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। ठीक है, 70 की थ्योरी होती है और 30 का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल नंबर आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो आपको देने वाले हैं। 70 नंबर की मैं बात करूं तो 70 का अगर मैं 90% लूं तो कितना हो जाता है, 63। तो 63 से लेकर के कम से कम 66 या 67 नंबर तक, 68 नंबर तक मैं इस बात की पूरी गारंटी लूंगा कि इतना नंबर तो मैं आपको दिलवा दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। साथ ही साथ जैसा मैं लिखता हूं ना आपको वैसा ही लिखना है, इन द मीनिंग, कि ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना है। अगर आप समझ रहे हैं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बस कंडीशन इतनी है कि जो शब्द का मतलब है यह चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अब बंदरगाह के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बंदरगाह का मेरा जो डेफिनेशन है ये अलग है और आपका डेफिनेशन कुछ ऐसा अलग हो जाए जो एग्जामिनर को भी समझ में ना आए और साथ ही साथ आपको भी समझ में ना आए, तो कहीं ना कहीं इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसीलिए आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं लेकिन जो मीनिंग है, जो मतलब है उस आंसर का, उस क्वेश्चन का जो मतलब है या जो आप आंसर लिख रहे हैं उसका जो मतलब है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इतना मैं गारंटी लेता हूँ। वहीं मैं पॉलिटी हिस्ट्री की भी बात करता हूँ तो 90% से लेकर के 96, 95, 97 तक के आसपास की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इतना नंबर तो मैं आपको दिलवा ही दूंगा अगर आप जुड़े रहें तो। ठीक है, तो आई होप मुझे जो कहना था मैंने आपको कह दिया, बाकी आपके विवेक के ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आ जाते हैं अपने आंसर पे। पतन को, बंदरगाह को पतन बोला जाता है और इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं। और पोताश्रय में जो अंतर है लिख देंगे। पहले हम बंदरगाह एक पॉइंट डालेंगे, टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे जो होते हैं उसको समुद्र तट कहा जाता है। जलपोतो, जलपोत हो गया मतलब जो जल में चलने वाले जो जहाज होते हैं, जो जिन पे सामान ढोया जाता है, सामान लाया और ले जाया जाता है, इसके ठहरने का वह स्थान जहां पर पानी के छोटे बड़े जहाजों में सामान लादने तथा उतारने की सारी सुविधाएं मौजूद होती है। यानी कि जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उस पे, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उस पे कंटेनर होता है, कंटेनर को क्रेन के मदद से उतारा जाता है, क्रेन के मदद से लादा जाता है और भी बहुत सारी चीजें होती है जो भी एक बंदरगाह पे होनी चाहिए, ये सारी सुविधाएं वहां पे मौजूद होती है। वहीं पोताश्रय क्या होता है कि पोताश्रय खाड़ियों पर प्राकृतिक स्थल, जो कभी कभी खाड़ी हो जाए, जैसे बंगाल की खाड़ी पे कोई स्थल होगा, कोई टापू टाइप का होगा, ऐसी जगह होते हैं जहां पर समुद्री जहाज लहर तूफान, समुद्र में जो लहर उठता है, समुद्र में जो तूफान उठता है, समुद्र में जो ज्वार उठता है, और इससे बचने के लिए तथा ईंधन भरने के लिए उद्देश्य से काफी छोटी अवधि के लिए रुकते हैं। वहीं अगर बंदरगाह पे कोई जहाज रुका है तो हो सकता है कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने भी रुक जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी अवधि के लिए रुका जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आंसर, और आपको समझ में आ गया तो थोड़ा एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मुझे खुद को हाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, परिवहन एवं संचार साधनों के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। यहाँ किसी देश का जिक्र नहीं आया है, सिर्फ सिंपल सा बोला है कि देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी देश के बारे में पूछ रहा है। 2012 के 2016 के एक साथ एग्जाम में पूछा गया था, यानी किसी एक स्टेट बोर्ड में, और ये जो 16 है ये किसी दूसरे स्टेट बोर्ड में पूछा गया है। तो क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाते रहता हूं, ठीक है। कोई आंसर है हमारा कि परिवहन साधन जो है, जो परिवहन साधन यह माल यानी कि जो सामान है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। इसके मोड ऑफ परिवहन हो सकते हैं, जो परिवहन के साधन है, सड़क, रेल, जल मार्ग, हवाई मार्ग, पाइपलाइन इत्यादि हो जाएगा। वही मैं संचार की बात करूं तो संचार के साधन संदेशों, विचारों, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके जो माध्यम हो जाएंगे इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, यह संचार के कुछ महत्वपूर्ण माध्यम है। हमने परिवहन समझा, हमने संचार समझा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कितने नंबर का है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का। अब हम बात करते हैं कि इसको किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, तो हम पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है जो ए है, यह लोगों, वस्तुओं और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की आवाजाही पूरी तरह से परिवहन और संचार के साधनों पर निर्भर होती है, ठीक है। अगर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लाना है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह करना है, तो जो लोगों और वस्तुओं का जो एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, वहीं टेक्नोलॉजी का एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। तो ये जो डिपेंड करता है, यह परिवहन पर, और टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है या संचार पर। नेक्स्ट है परिवहन जो है, यह बाजार और उद्योगों को जोड़ता है, जो उत्पादन के स्रोत है उद्योग, इनको जोड़ता है। तीसरा पॉइंट है संचार के साधन सूचना और विचारों को फैलाने में मदद करते हैं, ठीक है। जो संचार के साधन है, टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट, इस सबसे क्या होती है, जो सूचनाएं होती है, ये पूरी दुनिया में फैल जाती है, किसी के विचार पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। उसके बाद परिवहन और संचार के साधन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं, चाहे किसी भी देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था और लोगों को करीब लाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन और संचार के साधन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे कृषि, पर्यटन, विनिर्माण, रक्षा और सेवा क्षेत्र के विकास में काफी मदद करते हैं। उपरोक्त कारणों से हम यह कह सकते हैं कि परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। अगर यह नहीं होंगे तो शायद ही कोई देश तरक्की कर पाएगा, शायद ही किसी देश का विचार दूसरे देश में चला जाएगा, या किसी देश के नागरिक का विचार दूसरे नागरिक के पास चला जाएगा, कहीं एक जगह के लोग दूसरे जगह जा पाएंगे। अब जो है मुश्किल हो गया, अब लोग पैदल नहीं चलते हैं, पहले ऐसा करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पूछा जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए, 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1998 में हुई थी। यह भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है तथा दुनिया का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा लेकिन दुनिया का सबसे 5वां। अभी ये क्यों नहीं आता, क्यों कि भारत के सबसे लंबे राजमार्ग में यह क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका काम जो है पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी तक NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी है तक जाता है, यही भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। लेकिन अगर स्वर्णिम चतुर्भुज का कार्य पूरा हो गया तो यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हो जाएगा। यह राजमार्ग भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु वगैरह को भी इत्यादि को जोड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में मैंने मैप के माध्यम से आपको क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के क्लास में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी 5 नंबर के क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं। कुछ जो वर्ड है ये छिप रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के महत्व का वर्णन कीजिए। 2023 और 2021 के एग्जाम में कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग आंसर करेंगे कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में, कहां पे, मिस्र में किया गया था। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए मानव निर्मित इस कृत्रिम मार्ग का बृहत व्यापारिक महत्व है, यानी कि मानव ने इसका निर्माण किया है। यह प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं है, मानव अपने व्यापारिक फायदे के लिए इसका निर्माण किया था। अब हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा, इसके निर्माण से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के बीच की दूरी काफी
कम हो गई है। किसके बीच? यूरोप और सुदूर पूर्व के। मैप के माध्यम से पहला समझते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा यूरोप, ठीक है। ये रहा हमारा स्वेज कैनाल, ये जो है हमारा जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये स्वेज कैनाल है। तो ये जो सुदूर पूर्व के जो देश है और यूरोप है, इसके बीच की दूरी जो है इस वजह से कम हो गई, नहीं तो कैसे ऐसे घूम करके जाना पड़ता था। तो ये दूरी कम हो गई, ठीक है, यह दूरी कम हो गई। उसके बाद भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध जो इस नहर के बनने के बाद काफी समृद्ध हुए हैं। भारत कहाँ पे है? भारत कहाँ पे है? दिस इज इंडिया, ये मुंबई है इंडिया का, ठीक है, दिस इज इंडिया। अब इंडिया जब ये नहर बना तो यूरोप के बीच व्यापार और भारत के बीच व्यापार जो है काफी अच्छे से होने लग गया। उसके बाद उसके बाद इसके निर्माण से अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के मध्य जो है व्यापारिक दूरी काफी कम हो गई। अब 3 महाद्वीप का जिक्र आया है तो देख लेते हैं, 3 महाद्वीप का जिक्र आया है तो देख लेते हैं। ये रहा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। या तो आप यहां से घूम करके ऐसे करके जाइए, या आप यहाँ से सीधा जो अटलांटिक ओशियन है इसके द्वारा स्वेज नहर नहर में इन कीजिए, यूरोप होते हुए, अफ्रीका के कुछ भागों से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए यहाँ पे एशिया में पहुंच जाइए। तो कहीं ना कहीं तीनों महाद्वीपों को जो बीच के जो डिस्टेंस था इसको इसने कम कर दिया। उसके बाद उसके बाद इसके निर्माण से व्यापार में लगने वाला समय काफी बच गया। जाहिर सी बात है, जब आप घूम करके जाएंगे और जब आप सीधा जाएंगे तो कहीं ना कहीं समय और पैसा दोनों बचेगा आपका। दुनिया का 10% व्यापार जो है इसी नहर के माध्यम से होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला है इस नहर के बनने से। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जो है ऐसे अफ्रीका के इस पार्ट से मान के चलिए कोई सामान एशिया आना है तो घूम करके जाता था। अब क्या होता है, अब सीधा स्वेज नहर के माध्यम से ऐसे चलाता है। अगर यूरोप से कोई सामान आना होता था तो पूरा घूम करके आता था, अब स्वेज नहर के माध्यम से चला आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका बढ़ गया है। जो पॉइंट छूट रहा था वो मैं खुद को हाइड करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर है दूरी कम गई है, ठीक है, दूरी कम गई है या दूरी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए मैं मैप लेकर के आया था ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है और इसको भी मैप के माध्यम से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आपको समझाया था, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओरिएंट एक्सप्रेस है, मैंने आपको बताया था, लंदन से इस्तांबुल को जोड़ता है। एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, कहाँ का? यूरोप का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो लंदन से इस्तांबुल तक की यात्रा में लगने वाले समय को 10 दिन से घटाकर 4 दिन कर दिया है, ठीक है। ये बनने के बाद लंदन से इस्तांबुल जाने में सिर्फ 4 दिन का समय लगता है, लेकिन पहले 10 दिन का समय लगता है। यानी कि अगर पूछेगा कि ओरिएंट एक्सप्रेस पे किन दो शहरों को, किन दो जगहों को जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है, लंदन को इस्तांबुल से, या लंदन इस्तांबुल को लंदन से जोड़ती है, कैसे भी कह लीजिए। इस रेल मार्ग से किन किन चीजों का निर्यात होता है? पनीर का, सुअर के मांस का। जो पश्चिम कंट्री है ना, यूरोप हो गए, अमेरिका हो गया, यहाँ पे सुअर का मांस, व्हाइट सुअर को पाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोग चिकन खाते हैं, लोग बीफ खाते हैं, कहीं कहीं गौमांस भी खाते हैं, कहीं कहीं उसके बाद व्हाइट सुअर का मांस खाते हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं, बकरा खाते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पे सुअर भी पाला जाता है, व्हाइट सुअर का मांस, जई हो गया, शराब, फल और मशीनों का जो निर्यात है किया जाता है इस रास्ते से। तो सबसे पहले अगर यह भी दे दे कि ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस जल मार्ग है, सड़क परिवहन का एक तरीका है, वायु मार्ग है या फिर रेल मार्ग है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस एक रेल मार्ग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है ऐसे करके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर पर टिप्पणी लिखिए या फिर विश्व व्यापार में पनामा नहर का भौगोलिक महत्व क्या है। यूएस ईबी के 2011 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के 2010 के और झारखंड के 2015 के एग्जाम में पूछा गया। इसलिए इस बात से प्रूफ होता है कि क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम में, जो 4 बोर्ड का मैं बार बार नाम लेता हूं, इसके अलावा जो बिहार बोर्ड, झारखंड और उत्तराखंड, इसके अलावा राजस्थान बोर्ड, जो 4 बोर्ड का मैं बार बार नाम ले रहा हूं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन कॉमन हो जा रहे हैं चारों बोर्ड के। इन सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पनामा नहर पर एक टिप्पणी लिखिए, यह 2 नंबर में है, ठीक है, यह 2 नंबर में है। यह भी पनामा नहर का भौगोलिक महत्व क्या है, यह भी सिर्फ 2 ही नंबर में है। लेकिन जैसे ही इस दोनों क्वेश्चन को कंपाइलेशन करके दे देगा कि बताइए पनामा नहर का भौगोलिक महत्व क्या है, और सीधा सीधा 5 नंबर में पूछ ले, तो जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रहा हूं अभी, ये पूरा आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे।
और जैसे महत्व बताता है ना, भौगोलिक महत्व पूछता है, तो जो मैं आपको नंबरिंग करके बताता हूँ, जैसे मैं आपको 1 2 करके बता रहा हूँ, या रोमन में बता रहा हूँ, या फिर ABCD करके बता रहा हूँ, कैपिटल ABCD, क ख ग घ, या एरो ऐसे करके, या स्टार बना के, या हैच बना के, आप कुछ भी करके लिखते हैं, आप पॉइंट में लिखिए, ये ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। ये जो है एग्जामिनर उसके नज़रों में सीधा चढ़ेगा और वो आपको पूरा पूरा नंबर देगा। तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले पनामा नहर के बारे में हम लोग जानते हैं। पनामा नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1904 से लेकर 1914 के बीच हुआ, यानी कि 1904 में कार्य शुरू हुआ, 1914 में संपन्न हो गया। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर के कोलोन को, पश्चिम में प्रशांत महासागर के पनामा बंदरगाह से जोड़ती है। किस किस पोर्ट को जोड़ती है? कोलोन बंदरगाह से पनामा बंदरगाह को जोड़ती है, ठीक है। विश्व व्यापार में जो पनामा नहर का भौगोलिक महत्व क्या है? भौगोलिक महत्व जो है इसके बारे में बात करेंगे। पहला है, इससे हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच की दूरी कम हो गई। हिंद महासागर कहाँ? हिंद महासागर कहाँ? ये रहा पनामा नहर, ठीक है। ये जो नहर है आपको दिख रहा है, ये पनामा नहर है। यहाँ पे ये क्या है? पनामा नहर है, ठीक है। ये है प्रशांत महासागर, और पृथ्वी क्या है? गोल है, आपको पता है। इस साइड अगर प्रशांत महासागर है तो इस साइड क्या होगा? यहाँ भी प्रशांत महासागर, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये प्रशांत महासागर से हिंद महासागर के बीच की डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, पश्चिम व पूर्वोत्तर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका और जापान के बंदरगाहों की दूरी कम हो गई। समझते हैं कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, और कहाँ से? अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से जो डिस्टेंस इसके बनने से, इसके बीच जो व्यापारिक दूरी, जो पहले ज़्यादा समय लगता था, पहले ऐसे करके घूम के आना पड़ता था, अब सीधा ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम है, बहुत कम डिस्टेंस है, इसके मुकाबले जो है बहुत ही कम डिस्टेंस है। अगर आपके पास ग्लोब है तो उस पर आप जरूर देखिएगा, बहुत ही कम डिस्टेंस है ये उसके मुकाबले। उसके बाद इसके द्वारा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के तटीय देशों के बीच व्यापार बहुत बढ़ गया। समझिए, ये जो है अटलांटिक महासागर है, और ये जो प्रशांत महासागर, जो पनामा नहर बना है, तो कहीं ना कहीं अफ्रीका का ये वाला रीजन है, यहाँ पे व्यापार होने लग गया। दक्षिण अमेरिका का ये वाला रीजन है, यहाँ से व्यापार होने लग गया। तो दोनों के बीच जो व्यापार है, जो तटीय प्रदेश है, यानी कि ओशियन के जो किनारे में जो जो प्रदेश है, महासागर के समुद्र के किनारे में जो प्रदेश है, उनको तटीय प्रदेश कहा जाता है। इनके बीच व्यापार जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद स्वेज नहर की अपेक्षा इसका आर्थिक महत्व कम है। जाहिर सी बात है, स्वेज नहर जो है, दुनिया का 1/4 व्यापार स्वेज नहर से होता है, नहीं, दुनिया का 10% व्यापार होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा इसका महत्व कम है। फिर भी अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैप लाने का मकसद क्या है? मैप लाने का मकसद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कहने के लिए तो मैं कह के निकल जाऊँगा, लेकिन आप लोग को समझ में भी तो आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैप से समझाइए, मैप से समझाइए। तो लीजिए मैप से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो समझाता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, ठीक है। उसके बाद ये स्वेज कैनाल है, ये क्या है? पनामा नहर है। जो जो चीजें समझ में आ रही है उतना समझते चलिए, धीरे धीरे चीजें सब कुछ समझ में आने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? और यह पूछा गया क्वेश्चन 2021 बिहार बोर्ड और उत्तराखंड के 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। परा महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उनके दोनों छोरों को जोड़ता है। एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ेगा, ठीक है। इसका निर्माण आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से हुआ होगा। विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं को सुविधा प्रदान के लिए किया गया होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ के लिए सुविधा प्रदान किया जाएगा, यहाँ से यहाँ के लिए सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो दो अलग अलग दिशाएं हो गई। उसके अलावा और भी दिशाएं हैं जिसके लिए ये यात्रा, मतलब ये जो रेल मार्ग है, यह कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का महत्व 2013 और 20 के एग्जाम में पूछा गया, और बहुत सारे एग्जाम इसके अलावा भी पूछे गए हैं। स्वेज नहर वाला, उत्तरी अटलांटिक समुद्र वाला, ये सभी क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का महत्व जो है यह निम्नलिखित है। ऐसा लिख देना है, उसके बाद हम लोग अपना आंसर शुरू कर देंगे लिखना। यह समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से संपन्न उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को कहां से?
पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। तो अब मैप पर देखते हैं, कहाँ देखते हैं, मैप पर देखते हैं किस चीज की बात हो रही है, तो अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक समुद्री मार्ग कहाँ चलेगा, अटलांटिक महासागर में। ये अटलांटिक ओशियन है, यानी कि नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक ओशियन, और यह जो हो गया, यह जो हो गया साउथ हो गया दक्षिणी अटलांटिक ओशियन। तो हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक ओशियन की। अगर मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दूं, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। चलिए मैं बीच में मैप ड्रॉ करता हूँ। कहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बीच में ड्रॉ करता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसका हिंदी मुझे लगता नहीं आप लोग को बताना पड़ेगा, आप लोग इतने तो समझदार हैं ही। तो यह कहाँ जोड़ता है, उत्तर पूर्वी अमेरिका को। अगर अमेरिका की मैं यहाँ पे मैप करूँ, तो ये पूर्वी अमेरिका हो गया, ठीक है। यहाँ से ये पूर्वी अमेरिका इस साइड, और इस साइड यानी ये वाले भाग को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। इतना दूर को ये जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को, उत्तर पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार थोड़ा सा और देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद विश्व के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 1/4 भाग इसी मार्ग से किया जाता है, इसलिए यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, पनामा नहर के बारे में जिक्र देगा, स्वेज नहर के बारे में जिक्र देगा, अटलांटिक समुद्री, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में जिक्र देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव से भी ड्राइव होकर बनते हैं, ठीक है, ये अलग से नहीं आते। और विश्व का कब कितना भाग, 1/4 भाग, यानी कि 25% व्यापार जो होता है इसी मार्ग से होता है। समझिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक सागर मार्ग में जो जलवायु परिस्थितियां है, यह दूसरे महासागर मार्ग की तुलना में, ठीक है, शिपिंग के लिए अनुकूल होती है, यानी कि सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। व्यापारिक हवाएं मार्ग की दिशा में चलती है, जिससे जहाजों को तेजी से चलने में मदद मिलता है, और इससे जो जहाज में लगने वाली ऊर्जा है, जो फ्यूल है, इसकी भी बचत होती है, ठीक है। उसके बाद मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाली अन्य समुद्री मार्गों की तुलना में छोटा है, ठीक है, इसीलिए इसके परिवहन में लगने वाला समय और लागत कम आता है। अगर किसी और मार्ग की बात करें, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने के लिए अगर हम किसी और मार्ग की बात करें, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अभी उत्तरी अटलांटिक, ये है मार्ग, समुद्री मार्ग। अगर किसी और मार्ग की बात करते हैं, मान लीजिए पैसिफिक ओशियन से ऐसे करके घूम के आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके जाएगा, या फिर ये यहाँ से दक्षिणी अमेरिका से यहाँ करके जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी लागत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका जो है बहुत ज्यादा महत्व है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पतन यानी कि बंदरगाह को जोड़ती है। यहाँ पे किसी महासागर का नाम नहीं लिखा है, किसी पतन का नाम लिखा है, किसी बंदरगाह का नाम लिखा है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर के तट पर स्थित पोर्ट सईद को, किसको, पोर्ट सईद को लाल सागर के तट पे मौजूद पोर्ट स्वेज से जोड़ती है। इसी दो पोर्ट का नाम लिखने के लिए मेंशन कर रहा था, इसी दो पोर्ट का नाम लिखने के लिए कह रहा था। तो क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये तो जोड़ती ही है, लेकिन यहाँ पे जो पतन का जिक्र किया गया है ना, यानी बंदरगाह का जिक्र किया गया है, किस बंदरगाह को जोड़ती है, तो पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेज से जोड़ती है। आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को सेशन बहुत मजा आ रहा होगा, और सेशन यहाँ पर एंड होता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं कहूंगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।